कामवाली का कत्ल करने के दौरान जो खून की बौछार हुई थी, उसे पहुंचने के पहले ही चाचा जी ने बीड़ी जला ली। ऐसी उत्कंठावर्धक शुरुआत के बाद आप ये पूरा वीडियो तो देख ही लेंगे। इसलिए मेरे वीडियोस के शीर्षक टाइटल्स बड़े सनसनीखेज होते हैं कि 2 अक्टूबर को लस आएगी, 26 जनवरी को महामारी का अंत होगा, 10 मिनट में महामारी को खत्म कर देंगे। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि 26 जनवरी को महामारी का अंत होगा, ऐसा मैंने जो पूर्वानुमान लगाया था, उसका क्या हुआ? शायद अभी भी हो जाएगा। देखो, मैंने जब ये कहा था, तब मुझे आपसे और भारत सरकार से भी कई उम्मीदें थी। एक हाथ से तो ताली बजती नहीं ना। आपने मुझे पूछा था बड़ी प्यार से और बड़े भोलेपन से कि 26 जनवरी की दोपहर को हम लोग सोने वाले हैं। क्या हमको चैन की नींद मिलेगी दोपहर को? मैंने कहा था ज़रूर मिलेगी, ये मेरा अनुमान है। लेकिन मेरी एक तुच्छ तुच्छ अनुरोध है आपसे कि आपके शयन कक्ष के बाहर महाराज 2 बंदर बैठे हुए हैं और बंदरों के हाथ में ड्रम्स और हारमोनियम है। आप उन बंदरों से ये संगीत के उपकरण निकाल दीजिए। आपने 3 बंदर और डाल दिए वहाँ, पूरा ऑर्केस्ट्रा खड़ा कर दिया और बड़ी हैरानी से, परेशानी से मेरी तरफ देख रहे हैं कि भैया जी आपका पूर्वानुमान गलत निकला। वो बंदरों को निकाल दो ना। अभी महामारी को 10 मिनट में खत्म करने की तरकीब बताने के पहले 2 सवाल खड़े हो रहे हैं। दोनों ही बेहुदा है और एक दूसरे से कंप्लीटली अलग है। क्या है वो सवाल? पहला सवाल ये है कि भारत में तो अभी केसेस बहुत कम हो रहे हैं और भारत में केसेस कम हो रहे हैं कि शायद हर्ड इम्यूनिटी की वजह से है, लहर नहीं आ रही है। तो अभी क्या करने की ज़रूरत ही क्या है? ये वैक्सीन लेने की या कुछ करने की क्या ज़रूरत है? और दूसरा सवाल ये है कि अगर ये वायरस परिवर्तित हो चुका है, म्यूटेट हो चुका है और शायद उसके ऊपर वैक्सीन या दवाई जो पहले की थी वो चलेगी नहीं, तो अभी करके कुछ फ़ायदा है क्या? मतलब एक ही सांस में 2 सवाल पूछ रहे हैं। क्या कुछ करने की ज़रूरत है और क्या कुछ करके फ़ायदा है? किसी को अपनी अमल का हिसाब क्या देते? सवाल सारे गलत थे, जवाब क्या देते? देखो, भारत का अभी बचाव हो रहा है शायद हर्ड इम्यूनिटी की वजह से। काफ़ी लोगों को लक्षणों के बिना कोविड हो चुका था, वो बरामद हो चुके थे। जो लोगों को सिम्टम्स नहीं थे, लक्षण नहीं थे, क्या उनका कोविड का प्रोटेक्शन कोविड के रुग्णों जितना ही है, कम है या ज़्यादा है? ज़्यादा भी हो सकता है क्योंकि वो बरामद हुए विदाउट सिम्टम। कितने दिन टिकेगा? मतलब घुमा फिरा के हम लोग यही पूछ रहे हैं कि एक बार कोविड हुआ तो वापस हो सकता है क्या? संभावना बहुत कम है। ये प्र ये प्रोटेक्शन, ये प्रतिकार शक्ति कितने दिन तक रहेगी? अभी हम लोग कह रहे हैं 3 महीने तक रहेगी, शायद 6 महीने तक रहेगी, शायद 9 महीने तक रहेगी। लेकिन हमको पता नहीं है कि डेफ़िनेटली रहेगी क्या? कम होगी क्या? कितनी कम होगी? 2 लोगों में, ये 2 ग्रुप्स में कितना बदलाव रहेगा? तो हम इस बात को जानते नहीं है ना। इसके वजह से हम लोग हर्ड इम्यूनिटी पे तो डिपेंड नहीं कर सकते। सडनली अगर लहर आ गई, तो फिर क्या होगा? तबाही मच जाएगी। क्या मैं आपको डरा रहा हूँ? हरगिज़ नहीं। जब ये संक्रमण पहले आया था भारत में, महामारी में, और पूरे हम अंधेरों से घिर चुके थे, फिर भी मैं रोशनी की तरफ देखने की कोशिश कर रहा था क्योंकि ये मेरी धारणा है कि आशावाद ही सबसे बड़ी चीज़ है। उससे हमारी इस संक्रमण से प्रतिकार करने की जो हमारी ताकत है, उसको बढ़ावा, उसको इजाफा मिलता है। इसलिए मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, सिर्फ ये चेतावनी दे रहा हूँ कि शायद वो दूसरी जो लहर उसको आने ही नहीं देंगे अभी। अभी हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठे रहेंगे। कुछ वैक्सीन वगैरह हर्ड इम्यूनिटी है, फिर भी वो हर्ड इम्यूनिटी कम होने के पहले ही वैक्सीन की तरफ काम करेंगे। और दूसरा जो सवाल है, जो उत्परिवर्तन था, जो म्यूटेशन था वायरस का, देखो वो वायरस का म्यूटेशन शायद इंडिया में आ भी चुका होगा और उसके आने के बावजूद भी हमारे नंबर अच्छे हैं, तो उससे डरने की कोई बात नहीं है। मैं किसी प्रोग्राम में था और कोई मुझे आदमी बता रहा था, बड़े बड़े शान से बता रहा था, अरे भैया भारत की गली गली में, नुक्कड़ नुक्कड़ में अभी जेनेटिक टेस्टिंग होता है। ये ज्ञान मुझे नहीं था। कहाँ होता है गली गली में टेस्टिंग? जेनोमिक टेस्टिंग कहाँ करेंगे यार? टेस्ट करने में मुश्किल है भाई भाई साहब, तो जेनोमिक टेस्टिंग कहाँ करेंगे? मेरे एक चाचा जी है,
उनको डायबिटीज़ है, अगर उनका शुगर का नंबर ज़्यादा आया तो 50 की एक नोट दे देते हैं वो लैब वाले को, और वो उनको अच्छा नंबर देता है शुगर का। हम लोग के यहाँ लोग म्यूटेशन खरीद लेंगे, कहेंगे भैया मुझे एक लाल रंग का म्यूटेशन दे दो। ऐसा कुछ कुछ लैब का सिचुएशन है, तो हम क्या बात कर रहे हैं कि हम लोग जेनोमिक टेस्टिंग करेंगे। उसको कोई डर नहीं कि वो अगर म्यूटेशन हुआ भी है तो भी ये वैक्सीन चलेगी। तो अभी हम लोग 10 मिनट में क्या कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि हर 2 दिन बाद एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेनी चाहिए। पूरे प्रेस को और जनता भी सवाल पूछ सकती है। इससे ना पूरा कन्फ्यूजन कम हो जाएगा। मतलब लोगों के मन में जो सवाल है कि अगर कोविड हुआ है तो क्या आप फिर भी टीका लगवा सकते हैं? ज़रूर लगवा सकते हैं। अगर अभी कोविड हुआ है तो 10 दिन रुकिए, आइसोलेशन खत्म होने के बाद टीका लीजिए। टीके से कुछ नुकसान नहीं होगा कोविड होने के बावजूद भी। अगर आप 3 महीना रुक सकते हैं तो आपकी मर्जी है, दूसरे लोगों को फायदा होगा। ऐसा सिंपल आंसर 1 मिनट में बोल दिया। ऐसा किसी अगर गवर्नमेंट के सबसे बड़ी अथॉरिटी ने आपसे कह दिया, और अगर ऐसा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस हर 2 दिन बाद लिया, तो हम उनको कई सवाल पूछ सकते हैं। अगर मैं सवाल अभी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस चल रही है तो मैं सवाल पूछूंगा, भाई साहब फाइजर के वैक्सीन को अनुमति क्यों नहीं दे रही है? अगर इस वजह से नहीं दे रहे हैं कि उसका इंडिया में टेस्टिंग नहीं हुआ है, तो क्यों नहीं हुआ है टेस्टिंग? 27 जुलाई से अमेरिका में चालू हुआ था। कनाडा, यूरोप, जापान, ये सब लोगों ने दे दिया, इंग्लैंड विदाउट टेस्टिंग के बगैर। हम क्यों नहीं दे रहे हैं? अगर दे रहे हैं तो किस चीज़ की राह देख रहे हैं? इस समिति पर कौन लोग हैं? उनकी तनख्वाह क्या है? वो कितने घंटे काम करते हैं? 9 से 5 करते हैं विथ 3 आवर टी ब्रेक, या डॉक्टर जैसे 24 घंटा काम कर रहे हैं? मॉडर्ना को परमिशन क्यों नहीं दे रहे हैं? ड्राई आइस क्यों नहीं बना रहे? ये सब सवाल एक एक के बाद एक पूछ सकते हैं ना। इसलिए हर 2 दिन बाद, और पूरे जनता की मन की बात सीधा कुछ भी पूछ सकते हैं, और सब कंफ्यूजन निकल जाएगा। इससे हमको बहुत हिम्मत मिलेगी। दूसरी चीज़ ये कर सकते हैं कि देखो फाइजर और जो मॉडर्ना की वैक्सीन है, हम उसको एट रिस्क परमिशन दे सकते हैं। अभी एट रिस्क परमिशन का कुछ ट्रैक नहीं है इंडिया में, तो ट्रैक बना दो ना। हम लोग ब्रिटिशों के ज़मानों से 1897 पैंडेमिक यूज़ कर रहे हैं। कुछ लोगों को बताएं ये करो वो करो, तो हम नया ट्रैक नहीं बना सकते? देखो अगर कोई आदमी है, शायद अमीर है, उसको रिस्क लेने की, वो खतरा मोल लेने की के लिए वो तैयार है, उसके पास पैसा है, उसके पास मौका है, तो क्यों हम उसे वंचित रखें? थोड़े से डोज एट रिस्क परमिशन लेके फाइजर और मॉडर्ना के इंडिया में ला दो। और तो फिर अमीर जो लोग हैं वो गरीब लोगों के से लड़ेंगे नहीं, वो कोविशील्ड के लिए वो ये लोग ये डोज ले लेंगे। ला दो ना, उसमें हर्जी क्या है? कोविशील्ड का तो पूरा कंफ्यूजन है। कोविशील्ड का जो डेटा सबमिट हुआ है भारत को, वो डेटा शायद भारत का डेटा है ही नहीं, उसमें पता नहीं है। कोविशील्ड के ऊपर दूसरा वीडियो बना देंगे, लेकिन वो कह रहे हैं कि कोविशील्ड को भी 2-3 दिन में अनुमति मिलेगी। किस चीज़ की राह देख रहे हैं? एमएचआरए करके यूनाइटेड किंगडम की एक बॉडी है, वो अभी शायद 2 दिन में। मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग पूरे शांति से हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं, और साहब क्या कर रहा है देख लेंगे। अगर साहब गोरे साहब ने हाँ बोल दिया तो हम लोग भी हाँ बोल देंगे। इस इंतज़ार की कोई कोई आवश्यकता नहीं है। हम खुद भी उसको अप्रूवल दे सकते हैं। जो ऑक्सफोर्ड का अभी अप्रूवल है, वो हाई डोज और हाई डोज ये 2 डोज का है। उसमें शायद 62% ही उसकी इफेक्टिवनेस रहेगा। मेरे ख्याल से जब दोनों हाई डोज का जब वैक्सीन रोल आउट हो जाएगा, उसके साथ ही 5-10 लाख लोगों को पहला हाफ डोज और पूरा फुल डोज ऐसा एक रोल आउट कर दे। ये वैक्सीन अभी कर सकते हैं। एक बहुत ही बहुत ही उत्कंठावर्धक मेरे पास तरकीब है, लेकिन मैं आपको बताने वाला नहीं हूँ, क्योंकि उस तरकीब से अभी बहुत फायदा होगा, लेकिन 2 साल बाद शायद थोड़ी परेशानी आएगी। मैंने इतने अच्छे अच्छे सुझाव दिए हैं, लेकिन वो पूरे नज़रअंदाज हुए हैं। ये जो सुझाव है उसमें थोड़ी बुरी बात है, नहीं तो ये एक उठा लेंगे और मेरा नाम दे देंगे कि डॉक्टर रवि ने बोला था, इसलिए मैं बताने वाला नहीं हूँ। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के बारे में हमने बहुत बात किया था। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी इंडिया में सबसे अच्छी रहेगी, क्योंकि हमारा रिकवरी रेट सबसे अच्छा है।
कोई मुझे पूछ रहा था कि आप एजेंट हो, क्या आप दलाल हो? ऐसे सवाल पूछने के पहले थोड़ा सोचना चाहिए, क्योंकि अभी अमेरिका कह रहा है उनके पास जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज थे, वो प्यूरिफाइड प्लाज्मा के, मतलब जो कृत्रिम एंटीबॉडीज थे, वो नहीं देंगे दुनिया को। जो लोग अमेरिका में वैक्सीन के विरुद्ध है, उनको बचाने के लिए ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज यूएस में ही रखेंगे। मेरे ख्याल से 500 डोसेस इंडिया में सबसे पहले ला देने चाहिए। भगवान न करे किसी टॉप आर्मी ऑफिसर को सडनली हो गया, सब लोगों को, या कुछ मंत्रिमंडल को हो गया, तो हम उनको बरामद कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी तरकीब है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बहुत जल्दी से काम करते हैं, 10 दिन के अंदर देने चाहिए, और जिनको मामूली लक्षण है उनको देने चाहिए। देखो, इंडिया का रिकवरी रेट सारे जहां से अच्छा है, तो सिर्फ जो थोड़े लोग हैं जो अस्पताल में जाते हैं, उनमें से कुछ मर जाते हैं, उनको ही दिक्कत आती है। अगर उनको हम आँख में आँख डाल के कह सकते हैं कि हम आपको ज़रूर बचा सकते हैं, तो ये महामारी का अंत हो गया। इसलिए ये मोनोक्लोनल किसी भी कीमत पर उसको एट रिस्क अप्रूवल देके अगर उसको डोसेस लाके इंडिया में रख दिए, मानो महामारी का अंत हो गया। कोविशील्ड के बारे में बाद में बात करेंगे। एक संस्कृत सुभाषित है, उसमें कहता है कि किसी को दान देना ये हाथ का अलंकार है, गहना है। सच बोलना ये गले का अलंकार है, गहना है। शास्त्रों को सुनना कान का गहना है। हस्तस्य भूषणम दानम सत्यम कंठस्य भूषणम श्रोत्रस्य भूषणम शास्त्रम भूषणैहि किम प्रयोजनम। इसके ऊपर मैंने एक खुद शायरी की है, कविता की है संस्कृत में। वो कहते हैं, सैनिटाइजर को यूज करना हाथ का गहना है, दोस्तों से दूर रहना दोस्तों का गहना है, मास्क पहनना चेहरे का गहना है। तो अभी सब मास्क पहनते रहिए, सैनिटाइजर यूज करते रहिए। हस्तस्य भूषणम जंतुनाक हस्तस्य भूषणम जंतुनाशकम विरहा मित्रस्य भूषणम आननस्य भूषणम अवगुंठनम भूषणैहि किम प्रयोजतम। डॉक्टर रवि गोडसे, लोकमत के हिंदी ऑडियंस के लिए। इसको जरूर सराहिएगा अगर आपको मौका मिले तो, और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।